हमें लास्ट निकालो, लास्ट देखो कहाँ तक किया था हमने। और लास्ट टाइप वेक्टर की कौन सी थी? केमिस्ट्री भी इसी तरह होती है, केमिस्ट्री बायो भी। पहले सही था, ये नहीं सही मिल रहे हैं। नया पेज निकल गया। चलो भाई, खड्डा किसका हो गया? पर्सनल फटा हुआ है। तो तुम लोग इतना पीछे बैठो, नजर आ जाएगा वहां से। यहाँ 2 चेयर्स है, यहाँ देख लो। चलो जैसे ठीक लगे आप लोगों को। चलो लास्ट आप लोगों के पास हमने डिस्कस किया था वेक्टर की टाइप्स को। बेटा बाद में चमाट मारिएगा, बाद में फ्री होइएगा, उनको मना करते हैं अभी जरा। तो लास्ट देखो हम लोगों ने जो टाइप एंड की थी वो थी आपके पास पोजीशन वेक्टर प्लेन में हो गया था और स्पेस में हो गया था। अब आप लोग बेटा जरा हेडिंग दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास पार्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर से। लड़कियों बेटा बस अब मुंह बंद करना है। बेटा आप लोग लड़कियों में आते, आप मुंह बंद कर ले। इतनी दफा बोला है, फिर से लगी हुई तुम लोग। अच्छा भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है बेटा। तो लास्ट हम लोगों ने वेक्टर में टाइप्स को स्टडी किया था और आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। और एडिशन ऑफ वेक्टर का पहला रूल अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। पहला रूल हमारे पास है हेड टू टेल रूल। आपको पता है वेक्टर्स को आम तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उसमें से पहला रूल हमारे पास आ रहा है बेटा हेड टू टेल रूल। तो आप लोग सारे जरा जल्दी से हेडिंग दे दीजिएगा हेड टू टेल रूल की, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। बताइए, हेड टू टेल रूल सबने पढ़ा हुआ है? अरे याद है। और हेड टू टेल रूल में आप लोगों ने क्या सीखा था? जैसे आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, स्क्रीन पर बेटा जरा बोर्ड पर फोकस करते जाइएगा। हमारे पास पहला वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर आपके पास आ गया वेक्टर बी। गर्ल्स बेटा आप क्यों मुंह बंद नहीं हो रहा? और तीसरा वेक्टर हमारे पास आ गया वेक्टर सी। अब मुझे बताइए इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो आपको पता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो रूल आप अप्लाई करते हो वो हेड टू टेल रूल है। और उसमें आप क्या करते हो, ये पहला वेक्टर आ गया, ये पहला वेक्टर बेटा ए, इसके हेड पर दूसरे की क्या रखते हो, टेल। फिर इसके बाद बेटा इसके हेड पर तीसरे की टेल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये तीसरा वेक्टर ऐड करवा रहे हैं, ये वेक्टर सी हो गया। अब मुझे बताएं जब तीनों को ऐड किया हेड टू टेल रूल से तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। इस वेक्टर को आपने नाम किसका दिया था, रिजल्टेंट वेक्टर। और मुझे बताइए इस रूल का नाम क्या रखा था, हेड टू। मुझे बताइए ये रूल सबको याद है भाई? तो हर पहले के हेड पर दूसरे की क्या होगी, टेल होगी, दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लास्ट वेक्टर ऑब्टेन नहीं हो जाता। अब आप लोग बताइए अगर हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं तो बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा। 5 वेक्टर्स हैं तो पहले के हेड पर दूसरे की, दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पर चौथे की टेल, चौथे के हेड पर पांचवें की टेल, और पांचवें के हेड पर क्या होगा, पांचवें के हेड पर रिजल्टेंट का हेड होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? इस रूल को आपने नाम क्या दिया था, हेड टू टेल रूल। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के सामने बेटा एक फिगर बना रहा हूँ, इसमें मुझे बताइएगा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। पहला, बेटा गर्ल्स क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? अब मैं बाहर भेजूंगा, मैं मना नहीं करूंगा।
पहले ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद बातें कर लेना। ये पहला वेक्टर आपके पास हो गया वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बेटा आपके पास हो गया वेक्टर बी, और ये तीसरा वेक्टर हो गया वेक्टर सी। अब मुझे बताइए इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है? ए, बी और सी में पिक कीजिए। ए, कैसे पता चलेगा आपको रिजल्टेंट का? देखो रिजल्टेंट की पहचान क्या होती है बेटा, अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट की पहचान है टेल से टेल और हेड से हेड जॉइन होगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप सी को पिक करते तो सी की टेल से टेल है लेकिन हेड से हेड जॉइन नहीं है, तो आप क्या कहोगे भाई हमारे पास जो सी है, सी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। अगर आप बी को चेक करोगे बेटा हेड से हेड है लेकिन टेल से टेल जॉइन नहीं है, तो बी भी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। अगर आप ए को चेक करोगे तो इसकी टेल से टेल है और हेड से हेड जॉइन है, तो आप क्या कहोगे ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट की पहचान क्या बेटा, जिसकी टेल से टेल और जिसके हेड से हेड जॉइन होगा। बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने असल में ऐड किसको करवाया था बेटा, मैंने ऐड करवाया था वेक्टर सी और वेक्टर बी को। कैसे ऐड करवाया, ध्यान दीजिए। ये वाला वेक्टर मेरे पास था वेक्टर सी और इसके हेड पर वेक्टर बी की टेल को रखा, और जब आपने दोनों को ऐड किया तो फिर बेटा आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला। और ध्यान दीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको डिनोट किससे किया था हमने, वेक्टर ए से। तो बताइए इसमें सीखने को क्या मिल रहा है बेटा, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट की पहचान क्या है, टेल से टेल और हेड से हेड जॉइन होगा। बताइए ये वाली बात समझ पा रहे हैं? ये जो रूल है, इस रूल को आपने नाम किसका दिया, हेड टू टेल रूल। हम इसको बेटा डिस्कस करेंगे कुछ केसेस से। तो पहले हेडिंग दीजिएगा केस 1, साथ साथ रहिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिए केस 1, हेड टू टेल रूल है हमारे पास। बेटा हेड टू टेल रूल को सीख रहे हैं, पहले आपके पास है केस 1। मेरे साथ साथ बेटा नोट कीजिएगा, केस 1 में नोट डाउन कीजिए, दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, और दूसरा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट। भाई साथ साथ रहिएगा, बातें करेंगे, आप लोगों का ही नुकसान है। तो सिर्फ क्लास में अटेंडेंस पूरी नहीं करनी है, मेंटली प्रेजेंट रहना है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, पहला वेक्टर ए 8 यूनिट, दूसरा वेक्टर बी 6 यूनिट। अब आप इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लीजिए बेटा। जब आप दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसे बनेगी। दिखाइए अपने पास वेक्टर ए, इसकी लेंथ आपके पास ज़्यादा है। दूसरा वेक्टर दिखाइए वेक्टर बी, और इस वक्त केस में बेटा दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, एंगल 0 डिग्री है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ये पहला केस है। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए, पहला वेक्टर ए हो गया बेटा 8 यूनिट, दूसरा वेक्टर बी हो गया 6 यूनिट, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। चेक करो, वेक्टर ए मैंने अगर ईस्ट पर बनाया तो वेक्टर बी भी कहाँ है, ईस्ट पर। पहले बताइए यहाँ तक की बात पे कोई मसला? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझे बताइए, स्केलर के केस में तो आम तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एक जगह से चीनी लेकर आए 10 किलो और दूसरी जगह से लेकर आए 5 किलो, बताइए टोटल कितनी हो गई, 15 किलो। इसका मतलब है स्केलर के केस में ऐड सिंपल मेथड से कर सकते हैं। अब मुझे बताइए 15 किलो चीनी टोटल हो गई, और अगर इसमें से आपने 2 किलो का कोई मीठा बना लिया तो बताइए बाकी कितना बचा। तो 13 किलो कैसे निकाला, 15 में से 2 किलो को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया, 13 किलो। तो मुझे बताइएगा, स्केलर को आम तरीके से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्या वेक्टर्स को आम तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वेक्टर के लिए रूल कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला रूल कौन सा, हेड टू टेल रूल। अब दोबारा बताइए बेटा, इस फिगर में मुझे बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 8 + 6 कितना होता है तो क्या कहोगे? ये भी सोच रहे हैं, 14। और अगर मैं आपसे कहूं कि 8 + 6 2 होता है तो मानेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं 8 + 6 बेटा 10 होता है तो मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? चलिए मनवाते हैं आपको। तो खैर, अभी आप लोगों ने इस बात से एग्री नहीं किया कि 8 + 6 2 भी हो सकता है और 8 + 6 10 भी हो सकता है। आपने कर लिया, गुड, ये अच्छे लोग हैं, बगैर कुछ सोचे एग्री कर देते हैं। चलिए, उन्होंने एग्री किया है, बाकी सब नहीं कर रहे, तो इस बात को सीखेंगे। बेटा गर्ल्स और बॉयज दोबारा से बताइएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 8, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6, एंगल कितना है, 0। दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। मेरे साथ जरा ड्रॉ कीजिएगा, हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। बनाइए पहला वेक्टर ए, अब दोनों को ऐड करना है भाई। जब आप ऐड करोगे तो सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, साथ साथ रहिएगा। ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 8 यूनिट,
ठीक है, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। बनाइए अपने पास वेक्टर है। लड़कियों तुम लोग नहीं सुन रहे हो, बातों में लगे पड़े हो, मस्तियों में फुल टाइम, परेशान हो जाओगे थोड़ी देर में। क्या हो रहा है बेटा? तो बातें अभी इसमें नहीं करनी है ना। ओके तो हम ऐसे बोलते हैं, अब देखिएगा इससे पूरा अमल होगा। इस ओके का मतलब होता है आप जो मर्जी बोले, हम करेंगे अपनी मर्जी। चलिए गुड हो गया। अच्छा भाई वेक्टर ए बेटा 8 यूनिट। अब बेटा गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए इस पर ऐड किसको करना है? वेक्टर, ध्यान से ऐड कीजिएगा, मेरे साथ जरा फिगर पर ध्यान दीजिएगा। अब ए पर मैं ऐड करूंगा वेक्टर बी को, तो आप लोगों ने बेटा इस पर फोकस करना है। वेक्टर बी कैसे ऐड करोगे? ए के हेड पर दूसरे की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा? सेम। तो पहले के हेड पर आप रख दो दूसरे की टेल, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये वेक्टर कौन सा आ गया बेटा? वेक्टर बी। और वेक्टर बी की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है? 6। एग्री करेंगे? बनाइए, ए पर बी को ऐड कर दो, साथ साथ रहिएगा बेटा। पहला वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए पर वेक्टर बी को ऐड कर दो। ए की लेंथ 8 है, बी की लेंथ 6 है। भाई ध्यान से समझिएगा वरना भी आगे एमसीक्यू में परेशान होंगे फिर। अब आप लोग मुझे बताइए बेटा, दोनों वेक्टर्स ऐड हो गए, रिजल्टेंट कहां से कहां है? हाँ भाई रिजल्टेंट इस फिगर में बताइए, होगा या नहीं होगा? कहां से कहां बनाए? रूल क्या है? पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। तो रूल चेंज नहीं करोगे, आप क्या कहोगे? सर पहले की टेल और लास्ट का हेड, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक ये पूरा आपके पास क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि पहले की टेल लास्ट का हेड, ये पूरा वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। तो अपने पास ड्रॉ कीजिए बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। बनाइए अपने पास, नोट करें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। रूल चेंज नहीं करना बेटा। पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर ए की लेंथ आपके पास 8 है, वेक्टर बी की लेंथ आपके पास 6 है। आपने पहले के हेड पर दूसरे की टेल को रखा और पहले की टेल से लास्ट के हेड तक रिजल्टेंट निकाला। अब मुझे बताओ इस फिगर में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 8 है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? चेक करें, 14 हो रहा है टोटल, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 14। इसका मतलब ये हुआ कि आप दो वेक्टर्स को आम तरीके से ऐड कर सकते हो, लेकिन कब करोगे? जब एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे क्या वेक्टर्स को आम तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में। कब? जब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। ठीक है, तो पॉइंट बना के नोट कीजिएगा। यहां से हमें पॉइंट ये समझ में आ रहा है बेटा, if two vectors A and B are in same direction, then resultant is given by। अगर दो वेक्टर्स A और B सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? R इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है बेटा? जब वेक्टर्स आपके पास सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया इसके इसमें? 14। ठीक है, अब बताइए अगर एमसीक्यू में कभी पूछ लिया जाए बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है 7, एंगल बताओ, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? 0 डिग्री, क्योंकि सिंपल एडिशन है। और सिंपल एडिशन कब करते हैं? जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं। बताएं इसमें कोई मसला? ये हो गया केस 1। अब केस 1 के बाद आगे चलिएगा केस 2, फिर एंड में कंक्लूजन निकालेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है केस 2, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा केस 2 की, और केस 2 में मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा कि हमारे पास कंडीशन क्या है। बेटा केस 2 में हम दिखाते हैं हमारे पास बेटा वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। नोट करें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वही है जो पहले था, यानी कि 8 यूनिट, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेटा आपके पास है 6 यूनिट, और दोनों के दरमियान अब की बार एंगल है 180 डिग्री। 180 का मतलब है वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल कह लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन कह लीजिए। पहले मुझे बताइए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, और अब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो आप इन दोनों वेक्टर्स को बेटा ड्रॉ कीजिएगा और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बनाइए अपने पास दोनों वेक्टर्स। पहला वेक्टर बेटा अगर ईस्ट की तरफ है ड्रॉ करें वेक्टर ए, अगर ईस्ट की तरफ है तो वेक्टर बी आपके पास वेस्ट की तरफ होगा। बेटा अगर पहला वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेक्टर वेस्ट की तरफ होगा। वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, साथ साथ रहेगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बेटा दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए रूल कौन सा है, हेड टू, गुड। अब इसके लिए ज़रा मेंटली प्रेजेंट रहिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा ध्यान से। हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। मुझे बताइए यहाँ तक का काम हो गया। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा और मुझे बताइए बेटा पहला वेक्टर आपके पास ये आ गया, ये वेक्टर ए है। मुझे बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था, 8 यूनिट। तो ये आपके पास वेक्टर ए आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। मुझे बताइए इस ए पर ऐड किसको करना है और ऐड कैसे करोगे, पहले के हेड पर दूसरे की। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, पहले के हेड पर दूसरे की टेल, तो ये पहले का हेड ए और बी की टेल उठाओगे, ये बी की टेल उठाओ इसके हेड पर रखो, तो यहाँ पर आ गया बी और इसको ड्रॉ कर दो। तो मुझे बताइए ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये वेक्टर कौन सा, वेक्टर बी, और इस वेक्टर बी की लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, 6। मुझे बताएं पहले ये बात समझ पा रहे हैं। तो पहले के हेड पर दूसरे की क्या रखी, टेल। अब आप बताइए रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है, पहले की टेल से लास्ट के। अब आप ढूंढिए जरा पहले की टेल और लास्ट का हेड। तो जब आप देखोगे तो ये पहले की टेल है और ये लास्ट का जो ग्रीन से बनाया था ये हेड है, ठीक है। पहले की टेल लास्ट का हेड, देखिए ये पहले की टेल ये लास्ट का हेड है। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दो और इस वेक्टर का नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ पा रहे हैं आप, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मुझे बताओ टोटल 8 था, ये कितना हो गया 6। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया वो कितना आ रहा है आपके पास, 2। समझ पा रहे हैं। तो आपके पास बेटा आप ड्रॉ करेंगे इसको। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे साथ काम स्टार्ट कीजिएगा, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करते हैं, साथ साथ रहेगा बेटा। पहला वेक्टर आपके पास कौन सा, वेक्टर ए। मेरे साथ ड्रॉ करें ताकि आपको एडिशन समझ में आए। ये वेक्टर ए बना लो और वेक्टर ए की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 8। चलें पहले ये काम कीजिए, वेक्टर ए बनाओ। वेक्टर ए की लेंथ बेटा 8 आ रही है, साथ साथ रहेगा बेटा, फिर से कह रहा हूँ। हाँ जी, कौन सा, अरे सफोकेशन हो जाएगी फिर। तुम लोग क्या कह रहे हो, नहीं बन तो सही तो है, क्या हुआ, इतनी तो नहीं वो हो रही। अगर वहां पर जो सामने चेयर सीट चेंज कर लो, शायद देख लो वहां से। अच्छा भाई ये वेक्टर ये आ गया बेटा। अब इस पर ऐड करवाइए बेटा वेक्टर बी को, वेक्टर बी को ऐड करवाएं। तो पहले के हेड पर दूसरे की टेल बेटा साथ साथ रहेगा, आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो आप लोग रखिए जरा, दूसरे बी की टेल को रखो और इसको ड्रॉ कर दो। ये आ गया वेक्टर बी बेटा, ये वेक्टर बी है और इसकी लेंथ को शो कीजिए। इसकी लेंथ आपके पास आ रही है 6, इसकी लेंथ आपके पास आ रही है 6। तो आपने ए पर बी को ऐड कर दिया। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करो। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमने कहा था पहले की टेल से लास्ट के हेड तक, तो पहले की टेल लास्ट का हेड, इसको ड्रॉ कर दो। तो बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर आंसर आ गया 2। तो आप देखिए आपके पास बेटा 8 और 6 का आंसर 2 भी आ सकता है वेक्टर के केस में, और ऐसा कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। गुड, तो हम इसको पॉइंट बना के नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी रिजल्टेंट आ गया। तो लिखिएगा व्हेन टू वेक्टर्स, गर्ल्स बातें नहीं बेटा, ए एंड बी आर इन opposite direction, when two vectors a and b are in opposite direction, then resultant is given by। बेटा अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, r इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ये बेटा तब लगाएंगे जब आपके पास a b से बड़ा है, तो a में से b को माइनस कर दीजिएगा। और इसी तरह से लिखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा b माइनस a
ये तब करेंगे जब b a से बड़ा है। बड़े में से छोटे को माइनस करना है जब ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो जब बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन होगी बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिएगा। ये वेक्टर का केस 2 हो गया। बेटा जितने बातों में लगे कंट्रोल कर लें, बिन बिन बंद कर दो यार। जब बाहर चले जाओ, बाहर जाके आराम से बातें कर लो। इतनी दफा तुम लोग को एक ही बात बोली है। अच्छा भाई, ये दो फॉर्मूलाज हो गए बेटा। पहला केस आपके पास हो गया जब सेम डायरेक्शन और दूसरा केस जब ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब मुझे बताइए पहले केस में जो रिजल्टेंट आ रहा था वो 14 था और दूसरे केस में बेटा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना है 2। अब केस 3 आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे जरा इसका आंसर बताइएगा। लिखिए बेटा केस 3, और केस 3 में अब की बार वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो जरा आप लोग आंसर बताइएगा अब आंसर क्या आएगा। चलो भाई, वेक्टर ए आपके पास 8 यूनिट, सॉल्व जरूर कीजिएगा इस केस को। वेक्टर बी आपके पास है बेटा 6 यूनिट और एंगल आपके पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए अब जरा दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, आप इसको ड्रॉ कीजिए। हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसे बनेगी। पहला वेक्टर बेटा वेक्टर ए आ गया और दूसरा वेक्टर आपके पास वेक्टर बी आ गया। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। हाँ भाई, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ऐड कीजिए और फिर रिजल्टेंट देखिए कितना होगा। ऐड कीजिए, ऐड करने का रूल है हेड टू टेल रूल। ड्रॉ कीजिए पहला वेक्टर आपके पास बेटा आ गया इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर आपके पास बेटा वेक्टर बी, ड्रॉ कर दीजिए, ये वेक्टर बी आ गया और रिजल्टेंट पहले की टेल से लास्ट के हेड तक है। तो आप ड्रॉ करो, हमारे पास बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। चलिए भाई ज़रा ऐड कर लीजिए और ऐड करके फिगर बना लो। पहले के हेड पर दूसरे की टेल रखिए। अरे ये तो आसान है, 9.8 यूनिट रिजल्टेंट। चलिए भाई, सर कह रहे 9.8 है। बाकी सब भी चेक करें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब रिजल्टेंट चाहिए। अच्छा बेटा गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए, क्या ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? और राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स पता है आपको, ए पता है, आपको बी पता है और तीसरी साइड आपको चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास, r इज इक्वल्स टू √a² प्लस। एग्री करेंगे इस बात से? तो हम पॉइंट बना के लिखते हैं टू वेक्टर्स और फिर देखते हैं रिजल्टेंट आया कितना। इफ कर लेंगे, चले पॉइंट में लिखवा देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। If two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, then resultant is given by। बेटा अब रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। नहीं कोई भी, क्योंकि प्लस आ रहा है। हाँ भाई, एक आंसर 9.8, 10 और 9.8 एक ही बात, सेम वर्ड। तो आप लोगों के पास बेटा क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6 है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना है बेटा 36, कितना बना √100 विच इज इक्वल्स टू 10। अच्छा बाद में एक दूसरे को डांटिएगा, अभी पहले काम करो। ये वो लोग हैं जो किसी की खुशी में खुश नहीं रहते। अच्छा भाई, तो आप लोगों के पास बेटा आंसर कितना आया। अब गर्ल्स और बॉयज जरा मुझे जल्दी से बताइएगा, ये तीसरा केस आपके पास हो गया केस 3।
आप बेटा मुझे आंसर कीजिएगा, मुझे बताइए 8 + 6 क्या आपके पास 10 भी हो सकता है? आप कहोगे वेक्टर के केस में जब वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, हमने ऐड किया परपेंडिकुलर वेक्टर्स रख के आंसर आया। फिर मुझे बताइए 8 + 6 2 भी आया, वेक्टर्स को ऐड किया जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। फिर आपके पास 8 + 6 14 भी आया, और कब आया? जब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो आपके पास 3 केसेस के 3 फॉर्मूलाज आ गए, पैरेलल, एंटी पैरेलल और ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले मुझे बताइए 3 बातों में कोई मसला? अब आप लोग जरा राइटिंग स्टॉप करेंगे और बोर्ड पर देखिएगा, कुछ सवाल आते हैं, कोशिश कीजिएगा आप इसके आंसर कर पाएं। ये 3 केसेस थे। अब आपसे सवाल ये है, अगर मैं आपसे कहता हूं ए बेटा इतना है और बी बेटा इतना है और एंगल बेटा इतना है, मुझे बताइए रिजल्टेंट कितना होगा? चेक करो जरा, मेरा क्वेश्चन क्या है? ए 8 है, बी 6 है, एंगल 30 है, रिजल्टेंट बताइए कितना होगा? दिल में जवाब नहीं देना है। सिमरा क्या डिस्कस कर रही हो? उसको आता है? अच्छा मुझे बताइएगा जल्दी से। अरे अब आप क्या कहोगे भाई? अब आप ये कहोगे कि सर हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने तो 3 केसेस सीखे हैं। एक केस बेटा आपने कौन सा सीखा है? पैरेलल का। और एक केस कौन सा सीखा है? एंटी पैरेलल का। और एक केस कौन सा सीखा है बेटा? परपेंडिकुलर का। लेकिन 30 डिग्री का एंगल आपके पास रिजल्टेंट का अब तक कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं एंगल चेंज करके बेटा 30 की जगह 60 कर देता हूं तो भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो और एंगल कुछ भी हो और हमें रिजल्टेंट निकालना है। बेटा अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है जो आगे मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी सिर्फ आप दिमाग में बिठाएंगे a² + b² + 2ab cos थीटा। मुझे बताइए फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है? तो ये कब लगाएंगे? जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल पता हो और क्या निकालना हो? रिजल्टेंट निकालना हो। अभी कॉपी मत कीजिएगा, जब कॉपी करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने काम क्या करना है मुझे बताइए। कैलकुलेटर्स क्लास में है आप लोगों के पास? अच्छा, जिनके पास है वो निकाल लीजिएगा। आप जरा है ना कैलकुलेटर्स है, मुझे पता था कुछ पढ़ने वाले जरूर होंगे। हाँ जी, मेडिकल वाले। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या करते हैं हम? अच्छा सुनिए, कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे जरा एक कंक्लूजन निकालना है। उसके लिए जरा सुनिएगा ध्यान से, करना क्या है बेटा, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। लड़कियों लड़कों बेटा जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में ए की जगह रखना है 8, बी की जगह रखना है 6, एंगल वो रखना है जो आपका दिल करे। हाँ जी, लेकिन 0 डिग्री नहीं रखिएगा और 180 डिग्री नहीं रखिएगा। इसके अलावा जो आपका दिल करे वो रखिए। और मुझे जरा जल्दी से 5 वैल्यूज चाहिए। आप बोले बताइएगा सर इतना एंगल रखा, रिजल्टेंट ये आ रहा है। ए और बी चेंज नहीं करेंगे, 5 वैल्यूज चाहिए मुझे। जरा जल्दी से स्टार्ट कीजिएगा। जो आपका दिल करे वो एंगल रखिए। कौन से एंगल पर? 30 पर। सर कह रहे हैं 30 डिग्री रखने पर आंसर आ रहा है 13.5। बाकी सब वेट करेंगे मेरे साथ भाई। 5 वैल्यूज आपके दिल की मर्जी की। 12.16 कौन सा एंगल पर? 60 पर। और बेटा आप रखे 210 रखे, मिस फातिमा 210 रख के आप मुझे बताइएगा। ये भाई आप लोग जगह छोड़ दीजिए 210 की, आगे आप लोग बताइएगा बस। और 90 तो 10 हो गया ना, वो तो पहले हो गया था हमारा। 180 तो वो भी हो चुका है। 180 और 0 तो मना किया। कोई मिस्टेक कर रही होगी। 210 पे आंसर आएगा। 45 पे 12.9 आ रहा है 45 पर। 11.8 किस पर? 11.8 आ रहा है भाई 65 पर। फातिमा 210 बचा है बेटा। फातिमा 210 तब से तो मैं रुका हुआ, उन्होंने आगे कर ली। चले भाई 4.10। अच्छा अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों से मैंने कहा था जो आपका दिल करे वो एंगल रखिएगा। खवातीनों अपने मुंह बंद कर लो, ध्यान दे दो। यहाँ देखिएगा मैंने आपसे कहा था जो आपका दिल करे वो एंगल रखिएगा। आप लोगों ने रखे अपनी मर्जी से, ठीक है।
मैंने सिर्फ एक बोला था बीच में 210, बाकी मैंने किसी में नहीं बताया। तो आप लोगों के पास बेटा आपने जितने भी एंगल्स रख के रिजल्टेंट निकाला, चेक करो कभी भी आंसर 2 से छोटा नहीं मिला। रिजल्टेंट सारे आपके सामने, कोई भी रिजल्टेंट 2 से छोटा नहीं है। और चेक कीजिएगा कोई भी रिजल्टेंट 14 से बड़ा नहीं है। ऐसा ही है, आपने सारे एंगल अपनी मर्जी से रखे थे, मैंने आपसे नहीं कहा था ये रखिए। मैंने सिर्फ मना कौन से किए थे, 0 और 180। आप चेक करो कोई भी आंसर 2 से छोटा नहीं मिला और कोई भी आंसर 14 से बड़ा नहीं मिला। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर 8 है, दूसरा वेक्टर कितना है बेटा 6 है, तो इनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, मैक्सिमम कितना आएगा 14, और इनका जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा मुझे बताइए वो कितना होगा 2। इस बात से एग्री करेंगे? और इस बात से एग्री कर रहे हैं? हमने अभी कंक्लूजन देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा रिजल्ट सुनिएगा ध्यान से। हम कहेंगे जब कभी भी दो वेक्टर्स हो उनका मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है जब एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 पर 2 आया था और 0 पर कितना आया था 14। तो अगर आपसे एमसीक्यू में कभी भी पूछा जाए, सुनेगा ध्यान से बेटा, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, उन्होंने कहा इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट बताओ, तो आप फौरन क्या कहोगे 7। मैक्सिमम क्या होगा 7, क्योंकि मैक्सिमम कौन से डिग्री पर होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपल ऐड करते हो। और अगर वो आपसे कह रहे हैं एक का मैग्नीट्यूड 4 है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, मिनिमम रिजल्टेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे इनका मिनिमम कितना होगा 1, बड़े में से छोटे को क्या करोगे माइनस। तो ये जो 7 है, ये 7 इनका क्या है बेटा मैक्सिमम है, और ये जो 1 है ये इनका क्या है मिनिमम। समझ पा रहे हैं? अब बताइए अगर एमसीक्यू में ऐसे कहते हैं कि एक बॉडी पर दो फोर्सेस लगा रहे हैं, 5 न्यूटन की और 5 न्यूटन की, इनके रिजल्टेंट की रेंज बताओ कि रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है। तो आप बताओ पहले इनका मिनिमम निकालोगे, 5 और 5 मुझे बताइए, मिनिमम निकालने के लिए माइनस करोगे, 5 माइनस 5 कितना होगा, और मैक्सिमम के लिए क्या करोगे प्लस करोगे। तो बताइए 5 प्लस 5 कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे ये इसके रिजल्टेंट की रेंज है। इसका मतलब 5 प्लस 5 1 भी हो सकता है, 5 प्लस 5 2 भी हो सकता है, 5 प्लस 5 10 के बीच में हो सकता है, लेकिन इनका रिजल्टेंट कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आप रिजल्टेंट की रेंज निकालोगे। आप जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक है 5, दूसरा वेक्टर है 6, इनके रिजल्टेंट की रेंज बताइए, तो बताइए मिनिमम कितना होगा 1, मैक्सिमम कितना होगा 11। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे माइनस करोगे, और मैक्सिमम के लिए क्या करोगे प्लस करोगे। तो ये कहानी समझ पा रहे हैं? तो आप जरा पॉइंट बना के लिखते जाइएगा। लास्ट हमने केस 3 किया था, केस 3 के बाद मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, नोट डाउन करते जाइएगा। नहीं केस 3 कंप्लीट हो गया, बस अब इसके बाद जनरल पॉइंट्स कुछ लिखते जाइएगा। तो केस 3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if two vectors a and b, if two vectors a and b, if two vectors a and b, a के ऊपर एरो लगाइएगा, b के ऊपर एरो लगाइएगा, are such that, if two vectors a and b are such that theta be the angle, are such that theta be the angle between them. If two vectors a and b are such that theta be the angle between them, then resultant is given by. If two vectors a and b are such that theta be the angle between them, then resultant is given by. बेटा पेज के सेंटर में रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला लिखिए, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर्स हैं और बेटा एंगल उनके दरमियान थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको आप लोग बेटा बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, जब कभी भी दो वेक्टर्स पता हो, उनके दरमियान का एंगल पता हो और रिजल्टेंट निकालना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, the resultant of two vectors will be maximum, the resultant of two vectors will be maximum
when they are, the resultant of two vectors will be maximum when they are parallel to each other. The resultant of two vectors will be maximum when they are parallel to each other. When they are parallel to each other. Next point. ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपने लिखा है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आएगा जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will be minimum. The resultant of two vectors will be minimum when they are anti-parallel to each other. When they are anti-parallel to each other. तो बताइए मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आ रहा है बेटा, जब वेक्टर्स पैरेलल हैं, और मिनिमम रिजल्टेंट कब आ रहा है जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं. फिर आपसे सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए क्या दो अनइक्वल वेक्टर्स का, बेटा बात जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है? हाँ भाई, दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो. जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक 8 है दूसरा 6 है, इनका मिनिमम कितना होगा 2, मैक्सिमम कितना था 14. अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा एक है 6 न्यूटन और एक आपके पास है बेटा 5 न्यूटन, मिनिमम बताइए कितना है 1 न्यूटन, मैक्सिमम कितना है 11 न्यूटन, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो. तो कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो. हाँ, अगर मैं आपसे कहता दो इक्वल वेक्टर्स है तो फिर बताइए 5 न्यूटन 5 न्यूटन, इनका मिनिमम कितना आएगा 0 न्यूटन और मैक्सिमम कितना. तो इसका मतलब है दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू unequal vectors, the resultant of two unequal vectors, the resultant of two unequal vectors cannot be zero. The resultant of two unequal vectors cannot be zero. तो दो unequal vector का resultant बेटा कभी zero नहीं हो सकता. The resultant of two unequal vectors cannot be zero. Next point. The resultant of two equal vectors, the resultant of two equal vectors, the resultant of two equal vectors can be zero. The resultant of two equal vectors can be zero if they are anti-parallel to each other. The resultant of two equal vectors can be zero if they are anti-parallel to each other. तो anti-parallel होंगे बेटा तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है. ठीक है, यहाँ तक की बात है. मुझे बताइए कोई मसला, आप क्लियर हो गया? आगे एमसीक्यूज इसके करेंगे, लेकिन पहले जरा ये थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस कर लें. अच्छा, अब सवाल ये बेटा कि आपके पास ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आप हेडिंग डालिएगा, हमारे पास टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम. लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम नाम सुना है? बचपन में कब बेटा? 2 क्लास में, 3 में शायद सुना था. 2 में थे और 3 में शायद सुन लिया था. थोड़ा थोड़ा क्या, पहले पैरल फिर सुना था फिर लैलोग्राम आएगा. अच्छा भाई, मुझसे थोड़ा थोड़ा करके सुना, पहले उन्होंने आधा 2 में सुना और आधा उन्होंने 3 में सुना. तो आपके पास सबसे पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट लिखेंगे. मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा बेटा, इस लॉ की स्टेटमेंट है इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram are vectors. भाई पहले लिखिएगा फिर एक्सप्लेन करूंगा. if two adjacent sides of a parallelogram are vectors, then their diagonal is the, लड़कियों मुंह बंद करो, रिजल्टेंट वेक्टर.
बेटा ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट है, मुझे बताइए जरा याद करके, किसी ने पढ़ा? कोई बात नहीं, शेप पता है कैसी होती है? वेरी गुड, वहां इशारे कर करके दिखाएंगे ऐसी ऐसी होती है, वेरी गुड हो गया। तो लाइट का कोई एमसीक्यू आएगा, वहां कैसे इशारे करेंगे आप? हाथ पे बनाया है, तो वहां पर वो जो पूछेंगे हाथ पे बना के, तो इसका मतलब ये इंटरव्यू में आप जाएंगे वो जो सवाल करेंगे आप हाथ पे लिख के ऐसे आगे कर देंगे, और वो भी दरवाजे की तरफ इशारा करेंगे फिर। अच्छा भाई, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या लिखा है? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर वेक्टर, देन देयर डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप लोग बेटा राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। पैरेललोग्राम की शेप सबने देखी है? अरे जाग जाइए, पैरेललोग्राम की शेप सबने देखी है? कैसा होता है? अभी आपने इशारा किया था, मिस और कह रही है नहीं देखी। ऐसा, इसको नाम किसका देते हो? पैरेललोग्राम। छोटी क्लास से पढ़ा होगा ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या है? ठीक है, गुड, ये बात आपको याद है बहुत अच्छे से। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, और इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए पहला वेक्टर मेरे पास आ गया, इस वेक्टर का नाम है बेटा वेक्टर ए, सारे जरा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा एक वेक्टर आ गया, अरे बातें बंद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर बी। बताइए कितने वेक्टर्स हो गए? पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? आधा हुआ। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? बी को उठाकर ए पर ऐड करोगे ऐसे, और फिर ए को उठाकर बी पर ऐड करोगे ऐसे, क्योंकि ये दोनों फ्री वेक्टर्स हैं। हमने कहा था फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसको उसके पैरेलल कहीं पर भी डिस्प्लेस करवा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? बनाइए अपने कवारे हाथों से जल्दी। अच्छा, शादीशुदा हाथों से बना ले बस। कहिए आपको कैसे पता कवारे हैं? तो खैर बेटा काम करें, जो कवारे और जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी बनाएं। अभी तुम लोगों ने बोला नहीं, मैंने कवारे बोला था, आपने कहा आपको कैसे पता हम कवारे हैं? जूता मारूंगा मैं यहाँ से। अच्छा भाई, पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ऐड करने से पहले लड़कियों और बैठ जाएं। अच्छा, अब इस पैरेललोग्राम को नाम दे देंगे। ये शादियों का तुम लोग को बड़ा पता है। अभी जो पूछा था पैरेललोग्राम, वो हमने आधा सुना 2 में, आधा सुना 3 में। शादी का प्रॉपर हमने सुना हर क्लास में। सीजन चल रहा है, गुड। तो जो सीजन की चीजें होती है वो याद रहती है। हाँ जी, कौन से पेपर में याद रहेंगी? कौन सी शादी वाली बातें? अच्छा, ये जो तुम लोग पागल हो गए हो और कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है ज्यादा पढ़ पढ़ के ना तुम लोग का दिमाग जो है वो। चलो भाई बनाइए जरा पैरेललोग्राम। हाँ जी, कौन सा? सेकेंड ईयर का मैंने सेंड कर दिया भाई। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग फीस कहाँ जमा कराते हो? मेरे पास तो कभी नहीं है। मैंने तो, आप लोग मेरे पास जमा कराए तो मैं पेपर दे दूंगा। अभी फीस कहाँ जमा कराइए? वहाँ ना, तो वहाँ जाए क्या? सारे लेकर आओ। सही है, लग गए। हाँ तुम लोग लेकर आओ, मैं पेपर दूंगा। सारे सारे होने चाहिए, एक भी अगर नहीं हुआ ना। क्या? बेटा लड़कों पढ़ो, इससे पहले लड़कियां और बैठ जाएं। अच्छा अब मुझे बताइए, सारे जरा बोर्ड फोकस कीजिएगा। मुझे बताओ भाई, पैरेललोग्राम बन गया? लड़कियों बेटा ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम बन गया। हमने इस पैरेललोग्राम को नाम किसका दिया? W, X, Y और Z। अब अगला सवाल कर रहा हूं, जरा जल्दी से मुझे गलत जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए W, X के एडजेसेंट कौन सी साइड है? W, X के एडजेसेंट साइड, W, X नजर आ रहा है? अच्छा, W, X के एडजेसेंट कौन है? आप लोग क्या कह रहे हैं? Y, Z, ऐसा कह रहे हो? अबे कह रहे हो या नहीं कह रहे हो? कह के अच्छा गुड। तो बेटा कभी भी कोई आपसे एड्रेस पूछे तो उसको मत बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का एडजेसेंट भी खराब चल रहा है। ये जो आप मुझे कह रहे हो Y, Z, बेटा ये इसके सामने है, और सामने के लिए टर्म यूज करते हैं ऑपोजिट का। तो आपके पास W, X के ऑपोजिट कौन है?
वाई जेड है, एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे में ऐड हुई होंगी, और ऐड आपके पास कौन सी हुई है जरा देखिए, ये वाली साइड कौन सी है बेटा आपके पास, डब्ल्यू एक्स, इसके एडजेसेंट कौन है, ये एडजेसेंट का मतलब है जो एक दूसरे में ऐड होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता डब्ल्यू जेड, जल्दी से बताइए, अगर आपसे डब्ल्यू जेड के एडजेसेंट पूछूंगा तो फिर आप क्या कहेंगे, वाई जेड, ये वाली साइड आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए, दो बातों के आंसर कीजिएगा, मुझे बताओ क्या ये पैरेललोग्राम है, दूसरी बात बताइए क्या इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर डब्ल्यू एक्स के एडजेसेंट कौन है, एक्स वाई, दोनों वेक्टर्स है ए और बी, और अगर आप देखोगे डब्ल्यू जेड के एडजेसेंट तो कौन है, वाई जेड, ये दोनों भी क्या है बेटा, एडजेसेंट है। उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा था, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर वेक्टर देन देयर डायगोनल। अब इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो डायगोनल के लिए बेटा आप लोग सारे जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डायगोनल जो ड्रॉ होगा, डायगोनल कहां से कहां होगा, यहां से यहां तक, ये इसका, जी बेटा सॉरी, क्या करूं, थोड़ी सारी मेहनत हम लोग करें, आप लोग सिर्फ पेपर मांग ले। अच्छा भाई आप मुझे बताइए क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बेटा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मुझे बताइए क्या यही रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास डायगोनल भी है। मुझे ऐसा लग रहा है दीवारों से बातें कर रहा हूं, बेटा जरा मुझे बताइए क्या ये डायगोनल बना है, और ये डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट। मुझे बताओ रिजल्टेंट की पहचान क्या थी, टेल से टेल और हेड से। तो आप लोग चेक कीजिए बेटा, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर W पे चेक करो, इसकी टेल से टेल है, A के साथ भी और B के साथ भी, और आगे चेक करो बेटा इसका जो हेड है Y पर देखिए आपको मिलेगा हेड से हेड जॉइन है। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है यही डायगोनल आपके पास क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप पढ़िए ऊपर स्टेटमेंट हमने क्या लिखी थी, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर वेक्टर्स देन देयर डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बताएं ये बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी भी आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, अब जरा बेटा देखिएगा ध्यान से, जो दोनों वेक्टर्स थे इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, बेटा गर्ल्स अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, बीच में थोड़ी देर के लिए बातें नहीं करनी है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। दोनों वेक्टर्स के दरमियान कुछ एंगल था, इस एंगल को डिनोट किससे कर दिया। अब आप मुझे बताओ, मैंने बी को उठाकर ए पर ऐड किया था, अगर बी को ए पर ऐड किया बेटा तो आप क्या कहेंगे, सर ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी कितना है, एग्री करेंगे इस बात से, जागे रहेगा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा। वेक्टर बी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वेक्टर बी मेरे पास बेटा कुछ यहां पर इस तरह से आया, ये वेक्टर बी था, आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, अब वेक्टर्स के दरमियान एंगल बताओ कितना है, थीटा, इसमें कोई मसला। अब मैं बना रहा हूं बेटा डायगोनल, और जो डायगोनल होगा वही आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये आपके पास बेटा ड्रॉ हो गया इसका डायगोनल, और इसी डायगोनल को हमने नाम किसका दिया था, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट किससे कर रहे हैं, आर से। अब आप बताइए वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, थीटा, और वेक्टर्स के दरमियान एंगल अगर थीटा है तो जरा सोच समझ कर मुझे बताइए क्या मैं इस एंगल को 180 माइनस थीटा का नाम दे सकता हूं। नहीं मर्जी नहीं, आप लोग बताएंगे, मुझे बताइए ऐसे टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। अगर यहां पर एंगल चला गया कितना, थीटा, तो आप क्या कहोगे, सर जो बाकी एंगल बचा ये कितना है, 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए हमने क्या कहा बेटा, रिजल्टेंट के सामने जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 माइनस थीटा। वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या था, थीटा। और बेटा तीसरा एंगल देखिएगा, तीसरा एंगल यहां पर किसका बनेगा, रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है इसको डिनोट किससे कर दिया, फाई से। तो मुझे बताओ पूरी फिगर में टोटल कितने एंगल्स हैं, 3। पहला कौन सा है, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर दूसरा एंगल कौन सा है, 180 माइनस थीटा, जो कि ऑपोजिट टू रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के सामने है, और रिजल्टेंट का अपना एंगल कितना बन रहा है बेटा, 5। समझ पा रहे हैं, जल्दी से फिगर ड्रॉ कीजिए अपने पास, आप जल्दी से पहले फिगर को ड्रॉ करें, और फिगर ड्रॉ हो जाए तो मुझे बताएगा, फिर आगे चलेंगे। तो पहले आपने डायगोनल बनाया था, डायगोनल के बाद बेटा रिजल्टेंट वेक्टर शो कर दो और तीनों एंगल्स दिखा दो। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अभी चलेंगे आगे कि फाई को कैसे निकालना बेटा।
3 एंगल्स बनाइए। हाँ भाई बताइए, ड्रॉ हो गया? अभी जरा जागे रहेगा क्योंकि इनको एमसीक्यूज में भी यूज करना है, तो पहले जरा सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अब बेटा पहली बात आपने लास्ट में लड़कियों बेटा ध्यान दे दो, इसको बोलो पहले ध्यान तो दे दो, बाद में डिस्कस कर लेना मोबाइल की बातें यार। पहले यहाँ पर बेटा ध्यान दिया करो, आप लोगों के पास एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर वाला अगर बातें करते हो उसको बना किया करो, तुम लोग आगे पूछते हो फिर क्या हुआ। चलो भाई यहाँ देखिए, अच्छा ये स्टेटमेंट होगी बेटा, स्टेटमेंट के बाद फिगर हो गई। अब जरा तीसरी बात सीखनी है। अब इसके बाद बेटा आपको चाहिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमें जो काम करना है बेटा वो काम करना है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का, लड़कियों मुंह बंद कर लो बेटा, सुन लेते हैं, तुम लोग सुनते ही नहीं हो यार। बिन बंद कर लो बेटा, अगर बातें बहुत जरूरी हो लिख के कर लेना, बस मुझ तक आवाज ना है क्योंकि आपकी बिन से डिस्टर्बेंस होती है। आपके पास है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर बेटा ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो ट्राइंगल हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं बेटा उसका नाम है WXY। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल WXY थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन करनी होगी हमें। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रही है। ये आपके पास वेक्टर A था, ये आपके पास बेटा वेक्टर B है, और आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास था R, ठीक है। और एंगल जो बन रहा है बेटा यहाँ पर वो क्या था फाई, और यहाँ का एंगल क्या था 180 माइनस थीटा। अच्छा अब आपके पास W, ये आपके पास क्या हो गया X, और ये क्या हो गया Y। पहले मुझे बताइए यहाँ तक की बात में कोई मसला भाई, ठीक है। अब आप लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है और मुझे बताइएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड पता है, A हमने खुद रखा था, हमें B का मैग्नीट्यूड पता है, और हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा R का। अब अगर आपको R का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जरा जल्दी से बताओ क्या करें। अच्छा कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं सर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। आपके पास एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है, लेकिन याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मुझे बताएं ये बात समझ पा रहे हैं। तो आपके पास क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दो साइड्स पता और तीसरी साइड निकालनी है। बेटा जब कभी भी ऐसा सिनेरियो तो हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास क्या होता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे इमेजिन कर लो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बेटा नाम दे दिया A B और C। A के सामने वाली साइड स्मॉल a होती है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, C के सामने वाली साइड स्मॉल c। तो मुझे बताएं पहले यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं। एक ट्राइंगल है, तीन साइड्स हैं A B और C। A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। A पर जो एंगल बन रहा है बेटा इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा, B पर जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या है बीटा, और C पर जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या है। तो फिर से बताइए A पर एंगल क्या है, B पर एंगल क्या है, और C पर एंगल क्या है। अच्छा अब दूसरी बात सीखिएगा बेटा, अब आपके पास सिनेरियो कुछ ये है कि हमें A पता है, हमें B पता है, हमें इनके दरमियान का एंगल पता है, और मुझे तीसरी साइड निकालनी है। सेंटेंस पिक कीजिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे क्या क्या पता है, A पता है, और क्या पता है B पता है, और इनके दरमियान का एंगल पता है, और मुझे तीसरी साइड निकालनी है। जब कभी भी ऐसा हो बेटा तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। जैसे आपको C चाहिए तो फॉर्मूला होता है C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और साथ में कॉस एंगल इनके बीच में कितना है गैमा। ठीक है आपने ट्राई करना है। मुझे बताएं इस लॉ का नाम क्या है, लॉ कब लगा रहे हैं, जब दो साइड्स पता और उनके दरमियान का एंगल पता और तीसरी साइड निकालनी हो। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपके सामने मैं कंडीशन ऐसे रखता हूं बेटा कि मुझे क्या क्या पता है, यहां से आप लोगों के पास पार्टिसिपेट कीजिएगा जरा। ये वाली साइड हमारे पास थी बेटा स्मॉल c। अब आप मान लो कि आपको बेटा A पता है और आपको C पता है और आपको इनके दरमियान का एंगल पता और B निकालना है। अब बताइए जरा फॉर्मूला आप क्या कहेंगे भाई, अब फॉर्मूला क्या लगेगा। गुड, तो आपको चाहिए क्या, B चाहिए, तो क्या लिखोगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, साथ में कॉस थीटा। इसी तरह आप बताइए अगर आपको A निकालना हो तो फिर क्या बनेगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पार्टिसिपेट कीजिएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। समझ पा रहे, ऐसा ही है, कॉस अल्फा आएगा।
अब आप लोग बताइए ये लॉ बेटा कब लगाते हैं, जब दो साइड पता और उनके दरमियान का एंगल पता हो। अब आप लोग बेटा गर्ल्स और बॉयज पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे बताइए क्या मुझे ए पता है और मुझे बी भी पता है और एंगल भी हमने खुद रखा था थीटा। अगर आपको थीटा पता है तो इसका मतलब 180 माइनस थीटा भी पता है, ऐसा ही है। तो अब आपको आर कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताइएगा बेटा आर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमें यूज क्या करना है, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। और आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसके बाद कॉपी करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, तो सारे पार्टिसिपेट कीजिएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप बताइए आपको तो सिर्फ आर चाहिए, और अगर सिर्फ आर चाहिए तो क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दो और फिर आपके पास क्या चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप लोग बताइए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें माइनस नहीं था बल्कि क्या था, तो वो प्लस कैसे आता है बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा मैथ्स की प्रॉपर्टी है, खुद बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। अगर आप माइनस कॉस थीटा रखोगे तो बताइए क्या बनेगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए बात समझ पा रहे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और बताइए क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हैं। तो वो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो असल में कहाँ से आ रहा है बेटा, लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन आप कहाँ पर यूज कर रहे हो, लॉ ऑफ पैरेलल हो गया। समझ पा रहे हैं बात। चलिए अब जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, आप जल्दी से कॉपी कर लें ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला टू वेक्टर्स की एडिशन के लिए। हो गया भाई, लड़कियों भाई काम कर लो ध्यान से। और कुछ भाई क्लास में बातों में लगे पड़े होते हैं मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं टॉपिक रोक के नहीं कह सकता बेटा आप पढ़ने की एक्टिंग मत करें, तो तुम लोग खुद ही फिगर किया करो अपनी। अब आगे जितने बात, ये जो तुम्हारा ओके है ना, इसका मतलब मैंने बताया ना अभी, इस ओके का मतलब आप कुछ भी बोले करूंगी मैं अपनी मर्जी। भाई जल्दी आपके मिड टर्म्स खत्म हो बेटा, तो आप लोग टेस्ट वेस्ट दें, कुछ पता चले क्या आप लोग कितने पानी में, या अभी तो खुशकी में ही चल रहे हैं, खुशकी पे ही हैं। और जितने मोबाइल्स पे लगे होते हैं बेटा, मोबाइल के लिए पूरा दिन होता है तुम लोग के पास, पूरा दिन। हाँ तो मतलब क्या क्लास में बैठ के मोबाइल यूज करेंगे, मसला क्या होगा इनका। अभी भाई आप लोगों ने ये एमसीक्यू में यूज करना है, और ये जितने मस्त होके मोबाइल्स पे और ये पढ़ने की मस्त एक्टिंग कर रहे थे ना, मैं उनसे पूछूंगा मुझे जरा नाम ये बताइए आंसर क्या इसका। चलो भाई आगे चलेंगे। अब इसके बाद लड़कियों और लड़कों बेटा हेडिंग है हमारे पास फॉर डायरेक्शन। अब हमारे पास है फॉर डायरेक्शन।
बेटा लड़कियों और लड़कों नोट करें, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लड़कियों आवाज आई है बेटा, आप मुंह बंद कर लें जरा, लास्ट में बेटा बस बातें बंद कर दें, आप काम करें। फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बेटा आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल निकालो। ठीक है भाई, जरा मुंह बंद कर लो बेटा, सुन लेते हैं, बातें बंद कर दो। लोग भिन भिन पता नहीं क्यों करते हो इतनी। अब आपको चाहिए बेटा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल चाहिए। अब एंगल के लिए बेटा हम लोग यूज किसको करते हैं, लॉ ऑफ साइन को। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, जरा आप लोग फिर से बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने ट्राइंगल बनाई थी, इसी ट्राइंगल में अगर आप लॉ ऑफ साइन लगाओगे तो लॉ ऑफ साइन आपके पास होता है बेटा साइन एल्फा अपॉन ए, साइन एंगल, और इसको डिवाइड करते हैं सामने वाली साइड से। इसी तरह से दूसरा एंगल बीटा है तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय, बीटा के सामने वाली साइड के स्मॉल बी। फिर आप क्या कहोगे, साइन गैमा, और इसके सामने वाली साइड के स्मॉल सी। तो आपने याद रखना है बेटा, आपके पास लॉ ऑफ साइन होता है साइन एंगल डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड, फिर इसको बराबर रख सकते हो बेटा। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और आपको जब कभी भी चाहिए तो आप किसी दो को इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए फिर से क्या लिखा है, साइन अल्फा अपॉन ए किसके बराबर है, साइन बीटा अपॉन बी किसके बराबर है, साइन गैमा अपॉन सी। आप किसी दो को बराबर रख सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पर बेटा, सारे जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस फिगर पर ध्यान दो, और मुझे बताओ आपको चाहिए कि आपको रिजल्टेंट का एंगल चाहिए। तो अगर रिजल्टेंट का एंगल चाहिए तो रिजल्टेंट के एंगल को डिनोट किससे किया, फाई से। अब आपको फाई चाहिए तो आप मुझे बताइए, जब मैं यहाँ पर लॉ ऑफ साइन लगाऊंगा, अभी कॉपी मत कीजिएगा, अभी सारे सिर्फ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि बेटा हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो जब आप लॉ ऑफ साइन को यूज करोगे तो सारे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए साइन फाई है, और साइन फाई के सामने वाली साइड मुझे बताइए क्या है, बी। अरे बताइए ऐसा ही है, अरे नजर आ रहा है फिगर में, आप लोगों ने ड्रॉ किया ना, साइन फाई, उसके सामने वाली साइड क्या है, बी। और फिर साइन 180 माइनस थीटा तो हमें पता होगा, और इसके सामने वाली साइड क्या है, आर, और आर आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन, दूसरा एंगल कौन सा है, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब आपको अगर फाई चाहिए तो आप क्या लिखोगे बेटा, साइन फाई इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर। और आप लोग बताइए, सिर्फ अगर आपको फाई चाहिए तो फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स, आगे क्या चल रहा है, बी मल्टीप्लाई बाय साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर। मुझे बताइए क्या यहाँ से रिजल्टेंट का एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट के एंगल का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। तो इसके लिए बेटा आप लगाओगे लॉ ऑफ साइन। इसके लिए आप लगाओगे लॉ ऑफ साइन। सिमरा हो गया कंप्लीट, इसको बुलाओ बराबर। फातिमा हो गया कंप्लीट। पहला एमसीक्यू लिखिए, मैं लिखने दूंगा, तुम लोग बातों में लगे पड़े हो, इतनी दफा बोला। पहला एमसीक्यू लिखिए। एक काम आप लोगों को आता है, वो आवाजें निकालना बस। चलो भाई हो गया, जैसे ही लड़के कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज पर जाएंगे भाई। इसमें देखो बेटा आपके पास क्या हुआ, आपको चाहिए था लॉ ऑफ साइन लगाए, लॉ ऑफ साइन के साइन एंगल डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड। तो देखो साइन अल्फा, तो अल्फा के सामने, सॉरी साइन फाई, तो फाई के सामने साइड कौन सी है, बी।
तो साइन फाई अपॉन बी हो गया। दूसरा एंगल कौन सा है 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा उसके सामने कौन है आर। तो हमने ये फॉर्मूला बनाया साइन फाई अपॉन बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर। बस अब यहाँ से फाई को अलग करना है, बी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन बीटा जी लगाएंगे। ठीक है भाई, एमसीक्यू। तुम लास्ट में बताओ तुमने कितना कॉपी किया है ईमानदारी से। देखा, जंग पे तुम जा रही हो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, कैसे लड़ोगी। लो भाई, मुहावरा था बेटा। मैं कह रहा हूँ तुम लोग खुदकुशी कर लो। हो गया बॉयज बेटा, पहला एमसीक्यू लिखिए। पहला एमसीक्यू लिखो। एक तो उल्टी बातों में बहुत सोचते हो तुम लोग, और आंसर भाई निकालेंगे 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं पूछूंगा आंसर बताइए, नहीं आया तो मैं सॉल्यूशन पर जाऊंगा। पहला एमसीक्यू लिखिए भाई। 2 वेक्टर्स, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। पहला एमसीक्यू लिखिए, 2 वेक्टर्स, 2 vectors are equal in magnitude. 2 vectors are equal in magnitude, and the magnitude of resultant. 2 vectors are equal in magnitude, and the magnitude of resultant is twice. 2 vectors are equal in magnitude, and magnitude of resultant is twice the magnitude of either vector. फुल स्टॉप के बाद लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। भाई एक आंसर बॉयज की तरफ से आ रहा है 0, और लड़कियों की तरफ से सिर्फ अफसोस ही आ रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छा भाई, ऑप्शंस लिख लीजिएगा पहले। ऑप्शन हमारे पास ए है, ऑप्शन ए बेटा 0 डिग्री, ऑप्शन बी लिखिए 30 डिग्री, ऑप्शन सी लिखिए 60 डिग्री, ऑप्शन डी लिखिए 90 डिग्री। बॉयज कह रहे हैं 0, खवातीनों कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। स्टेट एडिशन हो गया भाई। मुझे बताइए, ये तो आसान है। देखिए इसकी लैंग्वेज पढ़ें तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं बेटा, सेम है। मुझे जरा बोर्ड पर बेटा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे बताइए पहला वेक्टर ए, अगर इसका मैग्नीट्यूड x है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा x। और वो क्या कह रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो ट्वाइस है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर। इसका मतलब 2x हो गया। और अगर रिजल्टेंट 2x आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल एडिशन है, और सिंपल एडिशन कब करवाते हैं, जब एंगल 0 डिग्री होता है। समझ पा रहे हैं। तो ax bx रिजल्टेंट 2x, रिजल्टेंट 2x आ रहा है तो एंगल कितना होगा 0। ये तो मैंने आइडिया लगाया। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्यूशन पर जाइए। मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मुझे बताइए लगा सकते हैं, रूट पे था मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब आप बताइए आर की जगह क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखोगे x स्क्वायर, बी की जगह x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, साथ में क्या चल रहा है कॉस थीटा। अब बताइए 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना बना 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है कॉस थीटा। अब आप देखिए बेटा आपके पास क्या बना 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे बताइए क्या इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ। हाँ भाई दोनों को प्लस कर सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अगर आप कहेंगे यस तो आप गलती करेंगे बेटा, बीच में प्लस है आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये वहां जाके माइनस होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया
2x² cos थीटा। अब बेटा यहाँ पर 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये cos थीटा किसके बराबर हो गया 1, और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1। cos की वैल्यू 1 तब होती है जब एंगल 0 डिग्री हो। समझ पा रहे? एक तो आपको बेटा डेटा से ही पता चल गया, दूसरा अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो ये सारी कैलकुलेशन आपको प्रोसीड करनी पड़ेगी। किया ना ऊपर, ये तो किया था, ठीक है। ऊपर हमने ये काम कर लिया था, हमने देख लिया 2x आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल एडिशन है, तो 0 डिग्री। मैं आपको बता रहा था फॉर्मूले से भी वैसे ही आएगा। बेटा गर्ल्स और बॉयज बताइए बात समझ में आई? एमसीक्यू नंबर 2 लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया था और सही गेस किया था बेटा। तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे और नेक्स्ट में भी ट्राई कीजिएगा कि आपका आंसर जरूर आए। नेक्स्ट लिखिएगा, if the magnitude of two vectors is twice the other, if the magnitude of two vectors is twice the other and the magnitude of resultant vector is equals to greater vector, and the magnitude of resultant vector is equals to greater vector। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, फाइंड द एंगल between vectors, find the angle between vectors, find the angle between vectors। ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए है cos इनवर्स 1/2, ऑप्शन बी है cos इनवर्स -1/2, ऑप्शन सी है cos इनवर्स 1/4 और ऑप्शन डी है cos इनवर्स -1/4। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। सारे ऑप्शंस मैंने लिखे, आराम से कीजिएगा भाई सॉल्व, और कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। अल्फा, सिमरा, दूसरा बाबर, रसूल, फातिमा, फिल्ता, फौजिया, जुनैरा, इराक, सिद्रा। आंसर भाई जिसका आएगा बताइएगा। कोई आंसर? थैंक यू बेटा, गैस कर लिया ना, लाए क्या आप लोग? डी मिस कह रहे हैं, डी बेटा क्या नाम चल रहा है? मिस थोड़ा सा मुश्किल नाम है। कौन सा डी कह रही हो बेटा? डी में क्या लिखे? cos इनवर्स -1/4। एक आंसर आया सिर्फ, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप देख देख के उसको याद कर लें बेटा, हम उसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए जरा सारे बेटा, बोर्ड फोकस कीजिएगा। सबसे पहले बताओ उन्होंने क्या कहा, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस है एज दैट ऑफ अदर।
बेटा मैं एक ही दफा सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, सारे बोर्ड बेटा फोकस कर लेना ताकि फिर बाद में मसला ना हो। आपके पास जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड अगर x है तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2x होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर वेक्टर, सो वी हैव इक्वल्स टू 2x। आपको क्या चाहिए बेटा, एंगल। मुझे बताओ इस बात से एग्री करोगे? अब बस आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बताइए क्या है, कॉस थीटा। आर की जगह मुझे क्या रखना है बेटा, आर की जगह क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या रखेंगे, x का स्क्वायर। बी की जगह क्या रखोगे, 2x का स्क्वायर। और आगे क्या चल रहा है, प्लस 2x और फिर 2x और फिर साथ में कॉस थीटा। अब आप यहाँ देखिए बेटा क्या बना, 4x स्क्वायर। यहाँ पर क्या बना, x स्क्वायर। यहाँ पर क्या बना, 4x स्क्वायर प्लस आपके पास क्या चल रहा है, 4x स्क्वायर कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप बताइए प्लस वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप लोग देखिए आपके पास क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या चल रहा है, 4x स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप लोग देखें बेटा आपके पास कैंसिलेशन क्या हो रही है। हाँ भाई कैंसिलेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो -1/4 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो आप लोग बताइए रिजल्ट क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/, ऑप्शन कौन सा था, डी। गुड, मिस का आंसर सही था। बाकी सब मनपसंद काम करें, छापे जल्दी से, दिमाग पे जोर मत डालिएगा। ईमानदारी से बताइए शानदा, एक ही फॉर्मूला जिससे आपने खेलना है। नेक्स्ट, हाँ जी एक और लिखेंगे। इसका आंसर सही निकालिएगा वरना जूते यार पहले ही मार दे। वेरी गुड हो गया। ये नहीं कह रहे कि हम ट्राई करेंगे, देखें। एमसीक्यू नंबर जाइलो कौन सा है, 3 लिखिए। हाँ 1 मिनट में करेंगे बेटा, थैंक यू। जवान लोग हैं तुम लोग, इतनी जल्दी टाइम भी हो जाता है आप लोगों का। फोर्स एंड मोशन वाले एमसीक्यूज का क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या भाई, मैंने भेज दिया था, मैंने उनको बोल दिया अगर नहीं है तो मैंने आपको एमसीक्यूज का सॉल्यूशन दे दिया था, आप वो देख लेंगे। नहीं वो मैं अभी बात करूंगा, बल्कि अच्छा है मैं अभी सर से वो बात करके मैं बता दूंगा आप लोगों को आज। ओ ग्रुप छोड़ो, अभी मैं बात करूंगा, वो कर लेंगे। अच्छा अभी जरा इसको तो आगे सॉल्व करो, फिर वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों के एमसीक्यू का मसला सॉल्व। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स, एक तो आप लोग रोते बहुत, फीडर बेटा साथ लाया करें, सिरिला एक फीडर, ये सारी चीजें रखा करें। If two vectors are equal in magnitude, if two vectors are equal in magnitude and the magnitude of resultant is also same, and magnitude of resultant is also same, then find the angle between vectors. If two vectors are equal in magnitude and magnitude of resultant is also same, then find the angle between vectors. ऑप्शन वही है जो पिछले एमसीक्यू के थे, ऑप्शन वही हैं जो पिछले एमसीक्यू के थे। फॉर्मूला बेटा आपको पता है, ये तो आप लोगों को करना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। ऑप्शंस वही पीछे वाले, ये जो ऊपर लिखे थे हमने, ये cos इनवर्स 1/2, ये वाले। चलो भाई अब जरा सारी ट्राई करेंगे, आप लोग सब कर सकते हैं, इतना खुद पे भरोसा रखें। मिस होके भरोसा रखना है थोड़ा। क्या मुंह में बोल रही हो हाथ रख के,
ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि तुम बोल नहीं पा रही हो? फिजिक्स, वेरी गुड हो गया। सॉल्व करें, देखें क्या आंसर। ऑप्शंस सेम है जो पहले थे। फातिमा क्या अक्कड़ पकड़ कर रही तुम्हारे? वेरी गुड, मिस के पास आमद हुई है बी। अब जरा आप लोग सारे बेटा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड उन्होंने क्या कहा था, सेम है। तो सारे जरा बेटा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा। हमारे पास पहला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बेटा x है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, x है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, x है। बस आपको करना है क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा गर्ल्स और बॉयज ध्यान दीजिएगा, सबकी जगह x लगा दो। तो आपके पास x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2x इंटू एक्स, साथ में क्या चल रहा है, cos थीटा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। बेटा गर्ल्स और बॉयज ध्यान देते जाइएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या चल रहा है, 2x स्क्वायर cos थीटा। अब आप लोग बताइए, आपके पास कैंसिलेशन सॉरी यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या चल रहा है, 2x स्क्वायर cos थीटा। अब आप देखो कैंसिल क्या हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाकी जो बचा उसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या बना, -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन था, बी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा समझनी है, लास्ट जरा बात समझ लीजिएगा फिर आप लोग जा सकते हैं। मुझे बताइए यहाँ से आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बेटा ये जो कॉस इनवर्स -1/2 होता है, जब हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 120 डिग्री। ठीक है, अब आपने पॉइंट क्या याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा अगर एंगल 120 डिग्री होगा, अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो आपने याद रखना है जो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के होते हैं वही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होता है। ऐसा कब होगा, जब एंगल कितना है, 120। सुने जरा ध्यान से, अभी लिखिएगा नहीं, पहले बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। अगर कभी किसी एमसीक्यू में कहा जाए कि पहली फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 120 है, बताइए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो भी 10 न्यूटन होगा। तो जब एंगल 120 डिग्री होता है तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। नहीं हो सकता, रख के देखेंगे, रख के देखें, रिजल्टेंट सेम नहीं होगा, चेक कर लो। 45 पर तो अंडर रूट आपके पास वो आ जाएगा। जैसे बाकी सब इसको कॉपी करो, 45 के लिए प्रूफ देख लो। अगर आपके पास जो है वो इसका मैग्नीट्यूड मान लो 1 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, 45 डिग्री रख लो। अच्छा, नहीं तो इस फॉर्मूले में रख लो ना। अब 1 रखो और एंगल 45 रख के देखो, रिजल्टेंट के इस फॉर्मूले से नहीं आएगा। 45 डिग्री तो आई ना, देखो हमने अभी 1 रख के मतलब सॉल्व करके देखा ना, एक्स और एक्स रखे, एंगल कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है, 45 नहीं आ रहा। हाँ बेटा ये बात नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास 2 रूल से आज आपने सीखी, एक हेड टू टेल रूल और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और इसको बाकी बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे।
क्या करना है? पेपर तो मैंने उनको दे दिया है। फ़ोन में नहीं रखता मैं, बस उनको दे दिया मैंने। सर क्या पढ़ा रहे हैं उसमें? सेकेंड ईयर में क्या चल रहा है अभी? सर आदिल का